हेलो बच्चों, कैसे हो। हम लोग पढ़ रहे थे रजिस्टर्स। हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर सीरीज बैलेंस, जितने भी टाइप बनते हैं सारी। आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है सेल्स। सेल आपने पढ़ी होगी 10th क्लास में थोड़ा बहुत इसके बारे में। सेल क्या है? सेल वो चीज़ है जिसको डालने से किसी चीज़ के अंदर हमारे बहुत सारे काम हो जाते हैं। घर में वॉल क्लॉक है, सेल डाल दिया, घड़ी चल पड़ी। बच्चों के टॉयज हैं, बैटरी, सेल डाल दिया, सारे भागने लगते हैं। क्या हो रहा है? सेल के अंदर एक एनर्जी होती है। सेल में क्या होती है? एनर्जी। सेल इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। उसमें एक्चुअली केमिकल एनर्जी है जो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है। उसके बाद वो काइनेटिक में चेंज होती है। जैसे बच्चों के टॉयज हैं, वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है। तो एनर्जी कंजर्व है, वो एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है। तो व्हाट इज ए सेल? सेल इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। सेल इज ए स्टोरेज ऑफ एनर्जी। सेल हमारे पास एक एनर्जी का सोर्स है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई कि सेल क्या है? एनर्जी। सेल के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। ठीक है, सबसे पहली बात होती है सेल क्या है। हम सेल में बाहर से पढ़ेंगे सेल क्या होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में ये केमिस्ट्री का पार्ट है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शायद, उसमें आते हैं सेल कैसी होती है, डैनियल सेल, लैग्रेंजी सेल। ब्रीफ आइडिया हम लें तो सेल क्या है? एक कंटेनर, इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इसमें एक लिक्विड होता है जिसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, और इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव है वो कैथोड, जो पॉजिटिव है वो एनोड। और अगर यहाँ एक रजिस्टर फ्लो कर एक अगर रजिस्टर कनेक्ट कर दिया जाए तो करंट का फ्लो होता है सेल में। ठीक है, करंट का फ्लो होता है। तो सेल में इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, इन दोनों से मिलके सेल बनती है। ये सारा आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। हम जस्ट सेल की बात करेंगे। सेल का सिंबल की बात करें तो सेल का सिंबल ये होता है। सेल के सिंबल की बात करें तो सेल का सिंबल क्या होगा बेटा? एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन। आपने कैपेसिटर पढ़ा होगा। कैपेसिटर ऐसा था, दोनों इक्वल। यहाँ पे एक बड़ा और एक छोटा, बड़े वाला हाइयर पोटेंशियल पे, छोटे वाला लोअर पोटेंशियल पे। तो हम बात करें सेल का सिंबल क्या होता है? ये होता है। ठीक है भाई, सेल क्या होती है? इस टाइप की होती है। ये सारा केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, सिंबल क्या होता है सेल का? ये। तो व्हाट इज सेल? इट इज एनर्जी, स्टोरेज ऑफ एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है इसके अंदर? केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है बेटा सेल के अंदर? केमिकल एनर्जी। तो सेल क्या होती है? इस टाइप की होती है। बहुत सारी सेल कनेक्ट कर दें तो क्या कहलाती है? ये बैटरी। सुना होगा आपने, बैटरी। जैसे हमारे पास टॉर्च आती थी, आजकल जो टॉर्च आ रही है उसके अंदर तो बड़ी बैटरी आती है, चार्ज हो जाती है। लेकिन जो आपके पास मार्केट में मिलती है सेल इस टाइप से, जिसको पेंसिल सेल बोलते हैं, ये थोड़ा बड़ा आता है इस टाइप से। 1.5 वोल्ट के होते हैं, पता होगा ना आपको। पहले टॉर्च आती थी, उनके अंदर ये डालते थे, 2 या 3 यूज करते थे, सारे खत्म हो जाते थे, फिर नए लेके आते थे। तो ये सेल होते हैं प्राइमरी सेल। हम बेसिक बातें कर रहे हैं अभी। क्या कहलाते हैं? प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल क्या होते हैं? एक बार यूज होते हैं, उसके बाद खत्म हो जाते हैं, फिर हमें नए लेने पड़ते हैं। कुछ होते हैं सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल कौन से होते हैं? सेकेंडरी सेल वो होते हैं जो रिचार्जेबल होते हैं। रिचार्जेबल का मतलब एक बार वो यूज हो गया, उसके बाद दोबारा चार्ज कर सकते हैं। जैसे आजकल एलईडी टॉर्च आती हैं, उसको बिजली में लगाया, प्लग लगाया, चार्ज हो गई, यूज किया, जैसे लाइट डिम होती है दोबारा चार्ज लगा देते हैं। बच्चों के टॉयज आते हैं, कार आती है, कार के अंदर इनबिल्ट बैटरी होती है, पता होगा आपको। उसको यूज किया तो जो कार है वो चल रही है, जैसे उसकी स्पीड कम होती है दोबारा चार्ज लगा देते हैं। एक्चुअली वो बैटरी चार्जेबल है। तो जो सेल बैटरी चार्ज हो सकती है उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेल, और जो एक बार यूज होती है दोबारा नहीं होती उसको बोलते हैं प्राइमरी सेल। जैसे घड़ी के अंदर सेल डालते हैं, आपकी हैंड वॉच होती है, उसके अंदर छोटे सेल होते हैं, तो वो एक बार यूज होते हैं, उसके बाद दोबारा नहीं होते। तो प्राइमरी सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल क्या होता है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। जो एक बार यूज हो उसके बाद थ्रो कर दो, उसको फेंक दो, और जो यूज होने के बाद दोबारा चार्ज हो उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेल। ठीक है, प्राइमरी सेल क्या होती है, सेकेंडरी सेल क्या होती है, इनके ऊपर वैल्यू लिखी होती है 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट की सेल होती है।
ठीक है, अब हम बात करें स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, सेल की बात की हमने। सेल क्या होती है? ऐसी सेल होती है, इसके अंदर कुछ टर्म्स आती हैं जैसे ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो सबसे पहली टर्म सेल के अंदर हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसमें हम अगर बात करें तो इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सेल। एक सेल के अक्रॉस जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? ईएमएफ। ठीक है, अगर हम इसको और एक अदर तरीके से डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं इट इज वर्क डन बाय in moving a unit charge from one point to another। एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करने में जो वर्क हुआ यहां से यहां, तो उसको क्या बोलेंगे हम? ईएमएफ। तो बेटा ईएमएफ क्या हो गया? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, समझ गए? और वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो क्या हो जाएगी? जूल पर कूलम, वर्क की जूल, चार्ज की कूलम, और वोल्ट। वोल्ट साइंटिस्ट था जिसने ईएमएफ के बारे में बताया था। वोल्ट एक साइंटिस्ट था जिसने ईएमएफ के बारे में बताया था। ईएमएफ क्या होता है तो उसके बेस पर यूनिट क्या हो जाएगी? वोल्ट जूल पर कूलम। एक्चुअली ईएमएफ है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। वोल्ट ने सबसे पहले सोचा, जो कि गलत था, मिसकंसेप्ट था, कि ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सेल एक सोर्स है फोर्स का जो फोर्स लगाती है चार्ज को मूव करवाने के लिए। लेकिन जैसे एक सेल ली हमने और उसको हमने एक रजिस्टर से जोड़ दिया, तो इसने सोचा वोल्ट ने कि ये एक फोर्स लगाती है इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने के लिए, इसका नाम दीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कोई फोर्स नहीं है, इट इज ए पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज ए पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज not force, it is potential difference which maintains current in a circuit। एक सर्किट का मतलब कोई क्लोज पाथ जिसके अंदर एक बैटरी है, कुछ रेजिस्टेंस है, कुछ भी क्लोज पाथ, जैसे हमने कैपेसिटर पढ़ा था क्लोज पाथ। तो एक सर्किट में करंट को मेंटेन करती है, करंट को कांस्टेंट रखती है। सेल का काम ये है। तो सेल एक पोटेंशियल डिफरेंस है, ना कि फोर्स। कोई फोर्स नहीं होता। तो मिसकंसेप्ट है ईएमएफ। लेकिन ईएमएफ क्या है? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सेल। मतलब क्या हुआ, मार्केट से मैं एक सेल लेके आया, इसके ऊपर लिखा था 1.5 वोल्ट। इसका मतलब 1.5 वोल्ट का सेल है, फ्रेश पैक था। इसको मैंने पैकिंग से निकाला, ओपन किया, तो 1.5 वोल्ट जो लिखा हुआ है वो ईएमएफ है। ईएमएफ का मतलब इसका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। फिर इस सेल को मैंने किसी टॉय के अंदर या वॉल क्लॉक के अंदर डाल दिया। वॉल क्लॉक के अंदर डाल दिया, वॉल क्लॉक चल रही है प्रॉपर, चलती रहेगी, काफी टाइम बाद स्लो हो सकती है। या दूसरा एग्जांपल लें, इस सेल को मैंने एक टॉय के अंदर डाल दिया, बच्चे का टॉय होता है, वहां मैंने मान लीजिए एक सेल से चलने वाला है वो ये डाल दिया 1.5 वोल्ट का। स्टार्टिंग में वो बहुत तेजी से, बहुत अच्छी वेलोसिटी से चलेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद 15-20 मिनट, आधे घंटे बाद उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड, उसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगेगी। क्यों होने लग रही है? क्योंकि उसका जो ईएमएफ है वो कम होता जा रहा है। ऐसा कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है। एक्चुअली मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। ईएमएफ क्या होता है? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सेल। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सेल, वर्क डन। या फिर मैं ये कह सकता हूं इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सेल इन ओपन सर्किट। अब ये ओपन सर्किट क्या होता है आगे जाके डिस्कस करेंगे। फिलहाल ओपन सर्किट में आप ये कह सकते हो कि करंट जीरो, कोई करंट फ्लो नहीं करता। ठीक है भाई,
मुझे एक बात समझ में आ गई कि सेल कैसी होती है, ऐसी होती है। सेल कैसी होती है, उसके अंदर इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। सेल में ईएमएफ क्या होता है समझ आ गया। एक सेल के अक्रॉस जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको ईएमएफ बोलते हैं, या वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यूनिट क्या होती है, वोल्ट। इतनी बात मुझे समझ में आ गई भाई ईएमएफ क्या होता है। और ईएमएफ कोई फोर्स नहीं होता, एक टाइप का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ क्या हो गया। अब आता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस across a cell in a closed circuit or when current is drawn from it. बात समझ में आई। पहले वाले और इसमें क्या डिफरेंस है। पहले मैंने कहा था मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सेल इन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, व्हेन करंट फ्लो इट, जब इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा तब ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, ठीक है। मतलब ये मैंने एक सेल ली, इस सेल को एक रजिस्टर से जोड़ दिया और यहां मैंने एक की लगा दी। की समझते हो आप। अगर ये की ओपन है तो करंट क्या है, 0। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, वो मैक्सिमम है। मैक्सिमम का मतलब ये ईएमएफ है। समझ में आ गई बात। लेकिन अगर मैं इसके अक्रॉस एक रजिस्टर लगाने के बाद एक की लगा के इसको क्लोज कर देता हूं, की क्लोज करूंगा तो करंट फ्लो करेगा सर्किट में, करंट फ्लो करेगा। तो करंट फ्लो करेगा तो ये कहलाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो ईएमएफ से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। वो कैसे क्या होता है वो देखेंगे हम। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, क्लियर। और बराबर भी हो सकता है, क्लियर। तो हमारे पास दो चीजें आई। एक तो आया ईएमएफ। ईएमएफ का सिंबल ई लिखते हैं, और या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इसको वी लिख देते हैं। तो ईएमएफ ई और ये V। इतनी बात समझ में आ गई। दोनों की यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट भी क्या होती है, वोल्ट, इसकी यूनिट भी क्या होती है, वोल्ट। तो ईएमएफ क्या होता है पता लग गया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये भी पता लग गया, ठीक है। ईएमएफ ओपन सर्किट में सिंपल बात ये समझ लो कि मार्केट से मैं एक सेल लेके आया, जो मैं अभी भी डिस्कस कर रहा था, और इसको मैंने कहीं यूज नहीं किया, अभी ओपन है ये, किसी भी डिवाइस में अप्लायंस में नहीं डाला, मैं नहीं डाला, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है 1.5 वोल्ट वो क्या कहलाएगा, ईएमएफ, नॉट यूज्ड। जब इसको मैंने यूज नहीं किया, ठीक है। व्हेन इन यूज, व्हेन यूज का मतलब मैंने इसको क्लॉक में डाल दिया, वोल क्लॉक होती है ना, इसके अंदर मैंने डाल दिया और सेकंड वाली सुई जो है वो चलती जा रही है। तो जब इसको यूज कर रहे हैं सेल को, जब करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। इसका मतलब सेल को कहीं पे यूज करें और वहां पे करंट फ्लो करे तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और जब सेल यूज नहीं हो रही है, जब सेल यूज नहीं हो रही है, करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ईएमएफ। और एक एग्जांपल ले लो, ये मान लीजिए बच्चे वाली कोई कार है ना, बच्चे की कोई कार है, इसके अंदर हमने बैटरी डाल दी, ये एक स्विच है। अगर ये स्विच ऑफ है तो ये कहलाएगा ईएमएफ, कार नहीं चल रही है। अगर ये स्विच ऑन है तो कार चलेगी, चलेगी इसका मतलब इस बैटरी की एनर्जी यूज हो रही है, तो ये कहलाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मेरी बात समझ पा रहे हो। तो जब एक सेल को यूज करते हैं तो उसमें करंट फ्लो करेगा, करंट बहेगा, और करंट फ्लो करेगा तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो क्या कहलाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और जब सेल यूज नहीं हो रही है, इनिशियली स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, तो वो ईएमएफ कहलाएगा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सेल।
यूज करेंगे तो टर्मिनल पोटेंशियल, यूज नहीं करेंगे तो ईएमएफ। इतनी बात समझ में आ गई। तो ईएमएफ क्या होता है पता लग गया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये भी मुझे पता लग गया। इसके बाद हम बात करें फैक्टर्स ऑन विच ईएमएफ डिपेंड्स। एक सेल है, उसका ईएमएफ है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, दो बातें थी ना। तो ये दोनों किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं? तो मैंने अभी भी आपको बताया था एक सेल जो होती है उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट। तो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स किसके बने हुए हैं? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जो लिक्विड है वो कॉपर सल्फेट है, किस चीज़ का सॉल्यूशन है? NaCl है, H2SO4 है, क्या है? और इलेक्ट्रोड किसके बने हुए हैं, ठीक है ना, किस मेटेरियल के बने हुए हैं? तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसके ऊपर डिपेंड करता है। डोंट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ सेल। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो मैंने एक सेल ले ली ऐसी, 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है। अगर एक सेल पे मेंशन है 1.5 वोल्ट, तो वो किसी भी शेप की हो, किसी भी शेप की हो, वो 1.5 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो ईएमएफ शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड कैसे हैं और इलेक्ट्रोलाइट कैसा है। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट सेम है तो ईएमएफ वही रहेगा, शेप और साइज कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ गई होगी आपको, समझ गए? तो ईएमएफ किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है भाई, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। अब एक बात मुझे ओवरऑल समझ में आ गई, क्या कि भाई ओवरऑल एक सेल जो है ना वो एक पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस, तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो ध्यान से देखो, ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव, तो इसको बोलते हैं हाइयर पोटेंशियल और इस वाले को बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। इतनी बात समझ में आ गई, हाइयर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल। हम बोलते हैं ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। एक्चुअली नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, मतलब है ये हाई पोटेंशियल पे और ये लो पोटेंशियल पे। कैसे, वो जरा समझते हैं। सपोज करो ये सेल है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये 10 वोल्ट की सेल है। कितने वोल्ट की सेल है? 10। तो यहाँ पे होगा ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, तो ये ज़्यादा, VA माइनस VB इक्वल टू 10 वोल्ट। बात समझ में आ गई? A माइनस B 10 होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई ये 8 वोल्ट, ये 3 वोल्ट, तो बताओ सेल कितने वोल्ट की? सेल कितने वोल्ट की? तो क्या था, E। हाइयर पोटेंशियल में से लोअर माइनस करो तो ये आएगा, तो ये कितना B। हाइयर क्या है 8, लोअर क्या है 3, कितना आ गया? 5 वोल्ट की सेल है। बात समझ में आ गई? 5 वोल्ट की सेल है। इसी टाइप से हम आगे बढ़े। मान लो मेरे पास एक सेल है, यहां लिखा 15 वोल्ट, यहां लिखा X, और ये 20 वोल्ट की है। कितने के बेटा? 20 वोल्ट की। तो बताओ कितना होगा? ये 20 और हाइयर माइनस लोअर, तो 15 माइनस X, तो X को इधर ले आओ, कितना आया? X इधर ले आऊंगा तो 15 माइनस 20X कितना आ गया? -5। इसका मतलब ये सेल क्या हो गई? ये सेल हो गई 15, 20 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट। इसका मतलब 15 माइनस -5 कितना आ गया? 20। बात समझ में आ गई? तो ये पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये नेगेटिव हो। जैसे हमने वो सवाल लिया था अभी, और ले लो, यहाँ लिख दिया 15 वोल्ट, यहाँ लिख दिया 12 वोल्ट, तो बताओ ये कितना? तो जरूरी नहीं है कि ये वैल्यू नेगेटिव है, पॉजिटिव आ सकती है। 12 हाइयर माइनस लोअर, X को इधर ले आओ, 15 माइनस 12 कितना आया? 3। तो X कितना आ गया बेटा? 3 वोल्ट। इसका मतलब ये 3 वोल्ट। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, जरूरी नहीं है कि ये नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव।
नेट आ गया 12। इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। तो एक सेल के दो टर्मिनल जो होते हैं वो एक हायर पोटेंशियल का होता है और एक लोअर पोटेंशियल का। बहुत से लोग बोल देते हैं कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बोल देते हैं, लेकिन मेनली मतलब एक हायर पोटेंशियल पे और एक लोअर पे। बच्चे मान लेते हैं कि नेगेटिव वाले की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा ये भी हो सकता है, ये सेल है 10 वोल्ट की, इसको 0 मान लिया तो ये कितना आएगा, इसको 0 मान लिया, ये कितना आएगा चेक कर लो, 10x - 0 क्या आ गया 10 वोल्ट। तो ये 0 तो ये 10 भी हो जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। एक सेल क्या होती है, सेल का हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल क्या होता है, आई थिंक बात समझ में आपको आ गई होगी। ठीक है भाई, ईएमएफ क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेल क्या होती है, सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, और ईएमएफ किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये भी बात मुझे समझ में आ गई। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट क्या होती है ईएमएफ की, वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस, ये क्या होता है, रेजिस्टेंस हमने पढ़ लिया विषय। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब अंदर का, एक सेल के अंदर। एक सेल के अंदर मैंने कहा था आपसे कि हम सेल के अंदर नहीं जाएंगे, सेल के अंदर केमिस्ट्री वाले जाते हैं, है ना, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट हम सिर्फ बार से पढ़ेंगे। फिर भी इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के अंदर जो अपोजिशन होती है करंट के फ्लो को, चार्ज के फ्लो को, आयंस के फ्लो को, उसको क्या बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। एक्चुअली क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें आयंस होते हैं और वो आयंस एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे जाते हैं। जब वो आयंस एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे जाएंगे तो वो इलेक्ट्रोलाइट, वो लिक्विड उनके मोशन का अपोज करेगा और वो जो अपोजिशन है उसको क्या बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट टू फ्लो ऑफ आयंस इन ए सेल। एक सेल में जो आयंस हैं उनके फ्लो का अपोज, उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, ये बात समझ में आ गई। और सिंबल क्या लेके चलते हैं इसका, स्मॉल आर। जो रेजिस्टेंस है उसका कैपिटल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस का स्मॉल आर। ठीक है भाई। और इंटरनल रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करते हैं, जैसे एक सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐसे भी लिख देते हैं सेल के साथ, ये ईएमएफ, और इसको ऐसे भी लिख देते हैं एक सेल के साथ, इस टाइप से। कैसे भी यूज कर सकते हैं, कोई किसी टाइप की दिक्कत नहीं है, ऐसे भी और ऐसे भी। सेल के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे आएगा, तो ये इसका खुद का रेजिस्टेंस है, क्योंकि सेल में जो करंट फ्लो होगा आयन के मोशन से तो उसका अपोज होता है, इलेक्ट्रोलाइट करता है, तो इसकी वजह से कुछ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, इसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। बात समझ में आ गई। ये किस पर डिपेंड करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रोड की वजह से है वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है वो कितना मतलब प्योर है, उसमें कितना डाइल्यूट किया गया है, इस टाइप से आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। और चौथा टेम्परेचर। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है भाई। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है R = ρL/A। तो R इन्वर्सली एरिया होता है ना, तो इलेक्ट्रोड्स का एरिया जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। इलेक्ट्रोड्स का एरिया जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। मेरी बात समझ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोड्स ज़्यादा मोटे भी नहीं लेने, ज़्यादा मोटे लेंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए तो इनको कम ले लो एरिया को। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है भाई। इसके बाद एक छोटी छोटी बातें हम पढ़ें। मान लो मार्केट से एक सेल लेके आए, बार बार मैं उसी सेल की बात कर रहा हूँ, 1.5 वोल्ट का। उसको मैंने बच्चे के टॉय में, खिलौने में डाल दिया। खिलौने में डाल दिया तो वो चल रहा है तेजी से कुछ समय तक। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसकी स्पीड कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि
उसका जो ईएमएफ था वो तो ओपन सर्किट था, बाद में वो जैसे चलने लगा टर्मिनल पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जब एक फ्रेश सेल लेके आते हैं मार्केट से, उसका इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है वो मिनिमम होता है। जब मार्केट से एक फ्रेश सेल लेके आए, उसका इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होता है। लेकिन यूज होने के साथ साथ विद यूजेज आर इंक्रीजेज, यूज करने के साथ साथ आर बढ़ता है, और आर अगर बढ़ेगा तो बेटा करंट क्या होगा, डिक्रीज। बात समझ में आ रही है? तो यूज करने से, एक सेल को बार बार यूज करने से उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस के इंक्रीज होने से करंट डिक्रीज होता है। और करंट की सप्लाई अगर डिक्रीज होगी तो जो टॉय है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट डिवाइस है वो स्लो चलेगा, और धीरे धीरे करके रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, करंट कम होता जाएगा। एक टाइम पे जाकर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है करंट ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। तब हम कह देते हैं कि सेल खराब हो गया, चेंज करना पड़ेगा, सेल खत्म हो गया, चेंज करना पड़ेगा। एक्चुअली उसका रेजिस्टेंस इतना बढ़ जाता है करंट फ्लो ही नहीं कर पाता। मेरी बात समझ रहे हो? तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ने से वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, कैसे एक सेल में वो काम करता है। मेरे ख्याल से बातें समझ में आ गई। एक बात और डिस्कस करें छोटी सी। हमारे पास एक सेल है, मार्केट में जो आता है वो पैक आता है ना, एक कवरिंग होते है उसके ऊपर, अंदर वैक्यूम होता है, किसी टाइप के एटम आयंस उसके अंदर नहीं होते, तो काफ़ी टाइम तक सेफ रहता है। लेकिन जैसे ही आपने उसको वहाँ से पैकिंग से निकाल दिया और ओपन में रख दिया, 6.5 महीने बाद आप देखोगे वो खत्म हो चुका है, क्योंकि एयर के साथ उसका ऑक्सीडेशन होता रहता है और धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होती जाती है और वो खत्म हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हो ना? जो टर्मिनल्स हैं यहाँ ऑक्सीडेशन होता रहेगा उसका। ठीक है भाई, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, किन फैक्टर से डिपेंड करता है, सेल क्या होती है, ईएमएफ क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, ये सारे किन बातों के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसके बाद एक बात आती है भाई, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, इन 3 चीजों के अंदर मुझे रिलेशन निकालना है। ठीक है भाई, तो मान लीजिए मेरे पास एक सेल है और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ये मान लिया R, ईएमएफ क्या मान लिया इसका E। अभी ओपन सर्किट है तो ईएमएफ E, इसको मैंने किसी एक्सटर्नल रजिस्टर से जोड़ दिया और यहां मैं एक की लगा देता हूं, कोई इश्यू नहीं की। अभी ये ओपन है तो कोई किसी टाइप का करंट फ्लो नहीं कर रहा, और मान लो इसका मैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहता हूं, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर मुझे इसका मेजर करना है तो मैं इसके अक्रॉस एक वोल्टमीटर लगा सकता हूं। मेरी बात समझ रहे हो? तो मैं इसके अक्रॉस एक वोल्टमीटर लगा देता हूं। इस वोल्टमीटर से इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज आएगी उसका पता लग जाएगा। मेरी बात समझ गए? कितनी वैल्यू आएगी उसका पता लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही मैं इसको क्लोज करूंगा, सेल में से करंट फ्लो करेगा, सेल में से करंट फ्लो करेगा, सेल के पॉजिटिव से निकलेगा, यहां से जाके नेगेटिव में एंटर करेगा। कितना करंट जा रहा है? आई। सबसे पहले हम बात करते हैं करंट कितना है सर्किट में। करंट होता है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बटे में टोटल रेजिस्टेंस। तो करंट हो गया टोटल ईएमएफ, ई मान लेते हैं, रेजिस्टेंस कितना हो गया R प्लस R, दोनों सीरीज में दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, ये मेरे पास करंट का फॉर्मूला आ गया, ये मेरे पास करंट का फॉर्मूला आ गया। अब ये करंट जब यहाँ फ्लो करेगा तो यहाँ से यहाँ तक, आपने पीछे पढ़ा था ना, एक रजिस्टर में से जब करंट फ्लो करता है तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। कितना ड्रॉप हो जाता है? V इक्वल टू IR। याद आ रहा है कुछ? तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर V इक्वल टू IR। I कितना है? E अपॉन में R प्लस R। पुट कर सकता हूं। यहां से मैंने क्या किया, R प्लस R को इधर ले आओ, E बाई V और R बचेगा। इस टर्म को मैं इधर ले आया, ये ले आया, इस R को उधर ले जाओ,
तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, E बाई बी माइनस 1, R कॉमन आ गया। दिस इज फॉर्मूला फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ईएमएफ, पोटेंशियल और आर में क्या रिलेशन होता है, ये मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया। इतनी बात मुझे समझ में आ गई। ठीक है भाई, इसके बाद फिर करंट के बारे में चर्चा कर लें या फिर आगे कर लें। चलो, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, यहाँ ये सेल थी, अगर विक्की ओपन है तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर कोई किसी टाइप का पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। तो ये यहाँ जो शो करेगा वो क्या कहलाएगा, ईएमएफ। लेकिन जब करंट फ्लो कर गया तो यहाँ भी कुछ ड्रॉप होगा, और यहाँ जो ड्रॉप होगा वो कितना होगा, IR। यहाँ जो ड्रॉप होगा वो कितना होगा बेटा, IR। तो ये जो ड्रॉप होगा ये EM में से माइनस हो जाता है जब हम टर्मिनल पोटेंशियल की बात करते हैं। V इक्वल टू E माइनस IR, V इक्वल टू E माइनस IR। और फिलहाल हम बात करें, ये जो सेल है इसके साथ एक रजिस्टर जोड़ा, तो सेल की जो एनर्जी है वो इसके थ्रू, सेल का जो करंट है उसके थ्रू फ्लो कर रहा है। इसका मतलब इसको बोलते हैं सेल क्या हो रही है, डिस्चार्ज। सेल क्या हो रही है बेटा, डिस्चार्ज। इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। हालांकि इस वाला से डिस्कस करते हैं अभी। डिस्चार्जिंग, सेल यहाँ पे डिस्चार्ज होती है। तो सेल जब डिस्चार्ज होती है तो टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ से कम होता है। आपके सामने है, क्योंकि ईएमएफ के अंदर से कुछ माइनस हो रहा है। इंटरनल जो यहाँ रजिस्टर है, इंटरनल जो रेजिस्टेंस है उस पर जो ड्रॉप हुआ IR वो E में से माइनस होगा। ठीक है, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं, किरचॉफ्स लॉ यूज करके। कैसे प्रूव कर सकते हैं, किरचॉफ्स लॉ यूज करके। हालांकि किरचॉफ्स लॉ हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपने कैपेसिटर के अंदर पढ़ा है तो वही बातें हैं। ये क्लोज लूप दिखाई दे रहा है आपको, तो इस क्लोज लूप के अंदर मान लीजिए ये पोटेंशियल कितना है, V। तो यहां मैं आपको बता दूं, यहां से चले, ठीक है, और ये लूप ले लिया मैंने क्लोज। एक सिंपल सी बात समझो, अगर चलते हुए सेल का नेगेटिव आए तो पोटेंशियल पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव आए तो नेगेटिव। याद है, कैपेसिटर में भी ऐसा ही था। दूसरा, करंट और लूप की डायरेक्शन अगर सेम है तो रेजिस्टेंस के ऊपर जो ड्रॉप होगा वो नेगेटिव लेना है, और अगर अपोजिट है तो पॉजिटिव लेना है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से चले, करंट यूं जा रहा है, लूप भी ऐसे ही जा रहा है, तो यहाँ जो होगा वो क्या लेना है, माइनस का। ठीक है, फिर यहाँ चले, अब करंट और लूप सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ भी जो ड्रॉप होगा वो भी माइनस का, और सेल का नेगेटिव आ गया तो ईएमएफ क्या लेना है, प्लस का। बात समझ में आ गई। इस V को उधर ले जाओ, E माइनस IR। तो V इक्वल टू E माइनस IR मेरे पास आ गया, और ये जिससे आया उसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको जस्ट बता दिया कि कैपेसिटर में हम लोगों ने पढ़ लिया था थोड़ा सा कैसे यूज करते हैं। अगर रास्ते में चलते हुए सेल का नेगेटिव आए तो पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव आए तो नेगेटिव लेना है। अगर करंट और लूप मतलब यूं चल रहे हैं या यूं चल रहे हैं, करंट और लूप सेम डायरेक्शन में है तो एक रेजिस्टेंस के ऊपर जो ड्रॉप होगा वो नेगेटिव, और करंट और लूप अगर अपोजिट है तो पॉजिटिव। ठीक है, फिलहाल यहाँ सेम थे तो दोनों नेगेटिव आ गए, V निकाल लिया। यहाँ से बात समझ में आ गई। ठीक है भाई, तो मेन हमारे पास एक रिलेशन चाहिए था, रिलेशन आ गया। दूसरा, ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल में रिलेशन क्या होता है, ये आ गया। इतनी बात मुझे समझ में। इसके बाद इसी के कुछ केसेस डिस्कस कर लेते हैं हम। जैसे अभी क्या था, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। फिर से बना देते हैं केस फर्स्ट। तो ये सेल ली थी हमने, इंटरनल रेजिस्टेंस लिया था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लिया था, ईएमएफ था, और यहाँ एक की को रहने दो, ले लिया। करंट फ्लो कर रहा था। तो बेटा करंट कितना फ्लो कर रहा था, E अपॉन में R प्लस R। ठीक है, सेल जब डिस्चार्ज हो रही है, क्या हो रही है, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब क्या हुआ, हम मार्केट से एक सेल लेके आए, उस सेल को हमने घड़ी के अंदर डाल दिया, उस सेल को हमने किसी खिलौने के अंदर डाल दिया, तो वो सेल क्या हो रही है, डिस्चार्ज, क्योंकि उसकी एनर्जी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो जब किसी सेल की एनर्जी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है तो उसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग। क्या बोलते हैं उसको, डिस्चार्जिंग। और डिस्चार्जिंग के अंदर हमने अभी पढ़ा था V इक्वल टू E माइनस IR, तो टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ से लेस होता है। ये बातें हमने अभी पढ़ी थी, और ये फॉर्मूला कैसे आया मैंने आपको डिस्कस करके दिखाया था अभी।
इतनी बात समझ में आ गई। तो ये सेल को किसी के साथ जोड़, एक्चुअली ये घड़ी है तो उसमें रेजिस्टेंस होगा, ये वॉल क्लॉक भी हो सकती है, ये एक बल्ब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सेल की एनर्जी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, ठीक है। दूसरी बात करें हम चार्जिंग ऑफ सेल। एक सेल की चार्जिंग की बात करें तो हमने कहा एक सेल ये ले ली, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये हो गया और इसको एक बड़ी बैटरी के साथ हमने जोड़ दिया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ये। और ध्यान रखना चार्जिंग का कंसेप्ट क्या है, चार्जिंग का मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से। चार्जिंग कंसेप्ट क्या है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से। तब आप देखो ये बड़ी बैटरी का पॉजिटिव है, यहाँ से करंट चलेगा और ये इस सेल के अंदर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेल चार्ज हो रही है, यहाँ आ जाओ, यहाँ पे सेल जब डिस्चार्ज हो रही है तो करंट निकल रहा है बाहर, समझ पा रहे हैं आप। तो इसका मतलब सेल जब डिस्चार्ज होती है तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलता है और नेगेटिव में एंटर करता है। सेल जब डिस्चार्ज होगी तो पॉजिटिव से करंट निकलेगा, इतनी सी बात याद कर लो, ठीक है। बट सेल जब चार्ज होगी तो पॉजिटिव में करंट एंटर करेगा, पॉजिटिव में करंट एंटर करेगा, ये चीज थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। सेल डिस्चार्ज तो पॉजिटिव से निकलेगा, सेल चार्ज तो पॉजिटिव में एंटर करेगा, ठीक है। V और E में क्या रिलेशन है यहाँ पे वो चेक करें, ठीक है। देखो लूप हम ऐसे लेते हैं, ऐसे लिया, यहाँ से चलते हैं, यहाँ चले तो सेल का पॉजिटिव आया, चलते हुए सेल का पॉजिटिव तो माइनस ही, आगे चले तो लूप और करंट सेम डायरेक्शन में तो माइनस आई आर, और यहाँ चले तो सेल का नेगेटिव आया प्लस का भी, बात समझ आ गई। फिर देखो यहाँ से चले पॉजिटिव आया माइनस का, यहाँ लूप इधर जा रहा है, करंट भी इधर जा रहा है, तो यहाँ जो ड्रॉप होगा नेगेटिव, करंट और लूप सेम डायरेक्शन में है तो रेजिस्टेंस के ऊपर ड्रॉप नेगेटिव, ड्रॉप भी इक्वल टू आई आर। करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन, लूप का मतलब किधर चल रहे हैं, यहाँ से यूं जा रहे हैं या फिर यूं जा रहे हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट अगर लूप की डायरेक्शन में है तो रेजिस्टेंस के ऊपर ड्रॉप नेगेटिव होगा, और यहाँ नेगेटिव आया तो ये पॉजिटिव, तो बेटा V E प्लस आई आर। तो जब सेल की चार्जिंग होती है तो टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू EMF से ज़्यादा होती है, ये बात ध्यान रखनी, छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं इसके ऊपर। तो V की वैल्यू E से ज़्यादा होगी ड्यूरिंग चार्जिंग, और चार्जिंग के टाइम सेल के अंदर करंट एंटर करेगा और डिस्चार्जिंग के टाइम सेल से पॉजिटिव से करंट बाहर आएगा, ठीक है। एक्सटर्नल सर्किट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल सर्किट। चार्जिंग के टाइम पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करेगा, डिस्चार्जिंग के टाइम पॉजिटिव से बाहर निकलेगा, ठीक है। इंटरनल की बात करें तो कैथोड एनोड, अगर सेल डिस्चार्ज हो रही है तो करंट कहाँ जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और सेल जब चार्ज हो रही है तो करंट कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ एक्सटर्नल सर्किट की बात करो तो चार्जिंग होगी तो पॉजिटिव के अंदर जाएगा, डिस्चार्जिंग होगी तो पॉजिटिव से बाहर निकलेगा, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करें कि भाई ओपन सर्किट, सेल इन ओपन सर्किट, ये क्या होता है। सेल ले लिया हमने, इंटरनल रेजिस्टेंस ले लिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ले लिया, और यहाँ पे हमने की ले ली। तो ओपन सर्किट का मतलब जो है वो की ओपन, तो की अगर ओपन है तो बेटा करंट क्या होगा, जीरो। की अगर ओपन है तो करंट क्या होगा, जीरो। करंट का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, E/R प्लस आर था या नहीं था। तो करंट अगर जीरो है तो E/R प्लस आर, मेरी बात समझ आ रही है। E तो जीरो हो नहीं सकता, E कैन नॉट बी जीरो, E जीरो हो नहीं सकता। तो ये क्या होना चाहिए, एक सेल का EMF अगर जीरो नहीं है तो इंटरनल भी जीरो नहीं हो सकता। छोड़ो सबको, ये टर्म जीरो कब आएगी, ये टर्म जीरो कब आएगी, जब E/R प्लस इन्फिनिटी। मेरी बात समझ में आ रही, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो जाए, इनफाइनाइट। तो करंट जीरो कब होगा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये क्या हो जाए, इनफाइनाइट। समझ में आ रही है बात। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब इनफाइनाइट हो जाएगा, सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, जीरो। इसको बोलते हैं ओपन सर्किट करंट। तो ओपन सर्किट में करंट जीरो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इनफिनिटी। आई थिंक बात समझ में आ गई, ठीक है।
ओके, इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट था, चौथे पॉइंट की बात करें क्लोज सर्किट या सेल इन क्लोज सर्किट, ये क्या होता है, और शॉर्ट सर्किट बोल देते हैं। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है एक सेल ली, ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और यहाँ पे हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया ये, करंट फ्लो करेगा आई, तो आई का फॉर्मूला था ई अपॉन में आर प्लस आर था। अगर मैं यहाँ पे कह दूँ आर इक्वल टू 0, ठीक है, आर अगर 0 है, ये रेजिस्टेंस अगर मैं 0 कर देता हूँ, तो ये रेजिस्टेंस अगर मैं 0 कर देता हूँ तो क्या हो, एक सिंपल वायर आ गई, और ये 0 करने से आई क्या हो गया, ई बाई आर, और ये क्या हो गया, मैक्सिमम करंट, ठीक है। क्लोज सर्किट बोल देते हैं, अदरवाइज सिंपल शॉर्ट सर्किट बोलते हैं इसको, शॉर्ट सर्किट। तो सेल शॉर्ट करने का मतलब हो गया, एक सेल जो थी इसके दोनों टर्मिनल को एक तार से जोड़ दिया। सेल को शॉर्ट करने का मतलब क्या है, सेल के दोनों टर्मिनल को एक वायर से जोड़ दिया। वायर से जोड़ दिया तो क्या होगा, मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। कितना करंट फ्लो करेगा, मैक्सिमम। ईएमएफ बटे में खुद का इंटरनल। एनसीईआरटी में देखेंगे स्टार्टिंग में एक दो क्वेश्चन दे रखे हैं कि मैक्सिमम करंट बताओ, मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। ईएमएफ दे दें, क्वेश्चन दे दें, ईएमएफ दे रखा है आपको 6 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 2 ओम, बताओ मैक्सिमम करंट क्या होगा। तो मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला होगा ई बाई आर, 6/2, 3 एम्पियर। कितना आएगा बेटा, 3 एम्पियर। बात समझ में आ गई। 3 एम्पियर का मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। तो शॉर्ट का मतलब क्या हुआ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को 0 कर देना, सिर्फ दोनों टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट कर देना। शॉर्ट का मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस हटा देना। और हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ ये रेजिस्टेंस था, इसको शॉर्ट करने का मतलब एक वायर यूँ लेके जोड़ दी, तो यहाँ रेजिस्टेंस था, अपोजिशन, यहाँ सिंपल वायर है जहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है, तो सारा करंट यहाँ फ्लो कर जाएगा, यहाँ से जाएगा ही नहीं, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, 0। ऐसे भी समझ सकते हो आप। तो वायर को यहाँ रेजिस्टेंस को हटा के सिंपल वायर जोड़ दी, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने का मतलब रेजिस्टेंस हट गया और करंट क्या हो गया, मैक्सिमम। तो शॉर्ट में करंट मैक्सिमम होता है और ओपन सर्किट में करंट 0 होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो चार्जिंग क्या होती है, डिस्चार्जिंग क्या होती है, ओपन सर्किट क्या होता है, क्लोज सर्किट मतलब शॉर्ट क्या होता है, करंट मैक्सिमम कब फ्लो करेगा, ये सारी बातें हम लोगों को समझ में आ गई से। ठीक है भाई। इसी में हम आपसे बात करें, ये एक सेल है भाई, ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है स्मॉल आर, इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ दिया, ठीक है, करंट फ्लो करेगा। सेल चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, सेल डिस्चार्ज हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, सेल डिस्चार्ज। ठीक है भाई। अब कोई आपसे पूछे कि भाई इस सेल के लिए प्लॉट ग्राफ, वी आई ग्राफ, ठीक है जी, वी आर ग्राफ, ई आर ग्राफ, ये 3 ग्राफ आपको यहाँ पे प्लॉट करने हैं, बताइए। तो आपसे अगर कोई पूछे भाई वी आई ग्राफ बताओ, वी और आई, समझ पा रहे हैं आप, वी आई ग्राफ। तो हमारे पास इक्वेशन थी v इक्वल टू ई माइनस आई आर। ई क्या है, या कांस्टेंट, और आर क्या है, कांस्टेंट। तो v प्रोपोर्शनल टू माइनस आई कह सकता हूं मैं। इसका मतलब ये इसके डायरेक्टली है, डायरेक्टली है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन आएगा, और नेगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग में आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर डायरेक्टली होता स्ट्रेट लाइन, बट नेगेटिव है तो ऐसे। बात समझ में आ गई। वी आई ग्राफ फॉर ए सेल, पेपर में सीबीएसई में बहुत बार पूछा गया है। तो वी आई ग्राफ फॉर ए सेल कैसा आएगा, इस टाइप से डिक्रीजिंग आएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। सेकंड, अगर कोई आपसे पूछे भाई ई आर ग्राफ बताओ, ई क्या है, ईएमएफ, ओपन सर्किट। तो बेटा जब ओपन सर्किट है और एक्सटर्नली आपने ओपन सर्किट
और एक्सटर्नली आपने लगा दिया 10 ओम। 10 वोल्ट की बैटरी है, ये आर है, 10 ओम लगा दिया। ओपन सर्किट है, की अभी क्लोज नहीं है, ओपन की। तो इस रेजिस्टेंस को मैं 10 से 15 कर दूं, 20 कर दूं, 25 कर दूं, 100 कर दूं, क्या ईएमएफ में कोई चेंज आएगा? नो, क्योंकि ईएमएफ तो सेल का खुद का है, मैक्सिमम वैल्यू स्टार्टिंग में, और वो करंट फ्लो करेगा तब चेंज होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ईएमएफ तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर ही नहीं रहा, ईएमएफ तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर ही नहीं रहा, और ये नहीं कर रहा, तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन आएगा। मान लो ईएमएफ की वैल्यू कुछ भी है, 10 वोल्ट है, 10 आ जाएगा, उसके बाद सीधा चलता जाएगा। तो ये भी बात समझ में आ गई। तीसरा ग्राफ अगर आपसे पूछा जाए, कौन सा? वीआर ग्राफ। ये कैसे आएगा? तो इसके लिए मुझे कुछ रिलेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैसे निकालते हैं? भाई सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा था? ई अपॉन में आर प्लस आर। बात सही है। इक्वेशन क्या थी? वी इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये भी बात हमारी सही है। तो यहाँ से हम देखो क्या करते हैं, ई माइनस आई, ई अपॉन में आर प्लस आर इंटू आर। ठीक है, या एक काम करते हैं, सिंपल लगाते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ था? V इक्वल टू आई आर। ठीक है ना, तो V इक्वल टू आई आर लगाओ, सीधा आएगा V इक्वल टू आई, ई अपॉन में आर प्लस आर इंटू में आर। बात समझ में आ गई? V इक्वल टू ई अपॉन में आर प्लस आर, इस आर को डिवाइड में ले आऊँ तो ये आ जाएगा V इक्वल टू ई अपॉन में आर बाई आर, 1 आर बाई आर। तो ये मेरे पास ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल में रिलेशन आ गया। ये मेरे पास ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल में रिलेशन आ गया। इतनी बात समझ में आ गई? तो V इक्वल टू ई अपॉन में 1 प्लस आर बाई आर आ गया। अब कोई भी ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो वेरिएबल होता है ना, उसकी दो एक्सट्रीम वैल्यू लेते हैं। यहाँ पे क्या वेरिएबल है? आर। एक बार आर को 0 लो और एक बार आर को इन्फिनिटी लो, वहां से डिसाइड हो जाएगा कैसा ग्राफ आना चाहिए। ठीक है भाई, एट आर इक्वल टू 0, ई अपॉन में 1 प्लस आर बाई 0, समथिंग वट ए 0, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी, ये क्या हो गया? 0। इसका मतलब आर 0 तो वी भी 0। ग्राफ की स्टार्टिंग कहाँ से होगी? यहाँ से। ठीक है, एट आर इक्वल टू इन्फिनिटी, आर जब इन्फिनिटी है तो वी क्या होगा? ई अपॉन में 1 प्लस आर बाई इन्फिनिटी। तो मुझे बताओ, ई अपॉन में 1 प्लस समथिंग बटे इन्फिनिटी, 0। ई वी क्या आ गया? ई के बराबर। इसका मतलब क्या हो गया? मैक्सिमम, मतलब आर जब इन्फिनिटी होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मैक्सिमम होगी और वो ईएमएफ के बराबर होगी। ठीक है, इसका मतलब ये होगा स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है। आर जब इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी का मतलब बहुत ज़्यादा होगा, तब ये पोटेंशियल डिफरेंस इन्फिनिटी नहीं बढ़ेगा। मैक्सिमम सेल मान लो 5 वोल्ट की है तो 5 वोल्ट तक होगा। इसका मतलब ये होगा, ये ग्राफ ऐसा आएगा, लास्ट में आगे क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और कांस्टेंट कितना होने वाला है? कांस्टेंट ईएमएफ के बराबर होने वाला है। ठीक है भाई, तो वी और आर के लिए ग्राफ कैसा आएगा? इस टाइप से। क्यों? आर जब इन्फिनिटी होगा तो ये कांस्टेंट होगा, तो इसका मतलब ऐसे जाके सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो वी आई ग्राफ कैसा होता है? ई आर ग्राफ कैसा होता है? वी आर ग्राफ कैसा होता है? मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं है। एक सेल के साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ें तो करंट आएगा ई अपॉन आर प्लस आर, और वहां से कुछ ग्राफ ऐसे होंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास मान लो वी आई ग्राफ को लेकर क्वेश्चन बन जाए, क्या ये बी दे दिया, ये आई दे दिया, ये लाइन दे दी, यहाँ 6 वोल्ट, यहाँ पे 1 एम्पियर, ये दे दिया आपको। ठीक है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? सिंपल, 3 cells are connected in series and VI graph is given. Find EMF of each cell and internal resistance.
सबसे पहले इसके अंदर बात की गई सेल्स इन सीरीज, हमने अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन सेल का सीरीज रेजिस्टेंस का सीरीज जैसा ही है। जैसे 3 रजिस्टर है सीरीज में R1 + R2 + R3, वैसे सेल सीरीज में है तो E1 + E2 + E3, इसलिए मैं करवा रहा हूँ साथ साथ, और वैसे रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले देखो करंट और V दे रखा है, EMF हमसे पूछा है, और यहाँ देखते हैं सिंस V = E - IR होता है। ठीक है, एक सेल तो है नहीं, 3 सेल है, 3 सेल है तो तीनों का नेट इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे V इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट। इतनी बात समझ में आ गई, क्योंकि सीरीज में हमेशा 3 रेजिस्टेंस में करंट क्या रहता है, सेम। तो करंट क्या रहेगा सीरीज में, सेम, तो करंट में कोई चेंज नहीं आएगा, ये आ जाएगा। कितनी सेल है, 3। ठीक है, तो क्या करें, एक बार मैं करंट को 0 करता हूँ। देखो करंट यहाँ पे है, करंट जब यहाँ डिक्रीज होगा तो ये बढ़ता जाएगा, ये डिक्रीज बढ़ता जाएगा, ये डिक्रीज बढ़ता जाएगा, कितना आ जाएगा, मैक्सिमम। तो एट I = 0 V इज मैक्सिमम। करंट जब 0 होगा तो V मैक्स होगा, तो फर्स्ट क्या बन जाएगी, V इक्विवेलेंट I 0 पे 6, E इक्विवेलेंट के बराबर, और I क्या हो गया, 0। I को मैंने क्या कर दिया, 0, और V क्या हो गया, मैक्सिमम 6, ये आ गया। ठीक है, अब कितनी सेल थी, 3, और 3 आइडेंटिकल सेल बोल सकता हूँ। आइडेंटिकल का मतलब एक जैसी, तो तीनों का EMF E है, तो कितना हो जाएगा, 3E। तो बेटा E कितना आ गया, 2 वोल्ट। EMF ऑफ ईच सेल इज 2 वोल्ट। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, नाउ अभी हमने I को 0 किया था, अब V को 0 करते हैं। नाउ V इक्विवेलेंट = 0, ये माना, तो फर्स्ट क्या बन जाएगी, V इक्विवेलेंट को अगर मैं 0 करता हूँ, E इक्विवेलेंट - I, V इक्विवेलेंट अगर 0 है तो I की वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर, क्योंकि V अगर डिक्रीज हो रहा है तो ये बढ़ रहा है, V डिक्रीज 0, तो ये बढ़ता बढ़ता कितना हो गया, 1। मेरी बात समझ रहे हो, V जब डिक्रीज होता होता 0 हो गया तो करंट कितना हो गया, 1। तो V 0 I 1, तो I कितना है, 1। R इक्विवेलेंट, बात समझ में आ गई। IR इक्विवेलेंट = E इक्विवेलेंट, बात समझ में आ गई। I कितना था, 1 एम्पियर, R इक्विवेलेंट कितना होगा, 3R, और E इक्विवेलेंट कितना है टोटल, E इक्विवेलेंट 6 आया था। अगली बात समझ रहे हो, E इक्विवेलेंट 6 था, वैल्यू पुट की थी हमने, तो यहाँ से कितना आ गया, 3R = 6, तो R = 2। मेरी बात समझ में आ गई। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर आपको कुछ सेल 2, 3, 4 अब सीरीज में दे देंगे, VI ग्राफ दे देंगे, तो बताओ EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो V = E - IR लगाओ इक्विवेलेंट। एक बार I को 0 कर दो, V ले लो जो दे रखा है, एक बार V को 0 कर दो, I ले लो जो दे रखा है, यहाँ से सोल्व करके हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है भाई, ये तो होगी न्यूमेरिकल की बात। इस टाइप से कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो क्या होगा, CBSE में आ जाते हैं, कभी कभी नीट में पूछ लेते हैं। इसी में कई बार हमसे CBSE में पूछा हुआ है, क्या क्वेश्चन टाइप में एक्सप्रेशन डेरिवेशन लिख देते हैं, अ सेल ऑफ EMF E have internal resistance small r. A cell of EMF E internal resistance small r, 1 लिख देते हैं इसको, cell of EMF E internal resistance small r is connected to an external resistor R. Plot VI graph for it, and how will you find EMF and internal resistance
यूजिंग दिस ग्राफ, यूजिंग दिस प्लॉट बोल देते हैं, कोई बात नहीं। तो आपको पता है वी आई ग्राफ क्या होता है बेटा? ऐसा होता है। सबसे पहली बात ये ई एम एफ और ये आई मैक्स, ये क्या होता है? आई मैक्स। इतनी बात समझ में आ गई। ग्राफ बन जाएगा, एक नंबर का काम हो गया। नाउ V इक्वल टू ई माइनस आई आर, एक सेल है 3 है तो इक्वलेंट की तरह आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है? एट आई इक्वल टू 0, एक बार आई को 0 कर दो, आई 0 करोगे तो V मैक्स क्या आ जाएगा? V मैक्स। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एट आई इक्वल टू 0 V इक्वल टू ई माइनस 0, तो E इक्वल टू V। तो करंट जब 0 होगा मतलब ओपन सर्किट, और मैंने पीछे बताया था करंट जब 0 है, ओपन सर्किट है, तो ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल के बराबर ही होता है, तो ईएमएफ V के बराबर आ गया। अभी क्या था हमने, ठीक है। नाउ टेक I इक्वल टू 0, अभी I 0 लिया था, V इक्वल टू 0 फर्स्ट इम्प्लाइज, इस इक्वेशन में V को 0 ले लो तो E माइनस आई आर, तो I की जगह क्या हो जाएगा? I मैक्स। तो बेटा आई मैक्स आर ई, आर क्या हो गया? ई अपॉन में आई मैक्स। तो जो मैंने अभी आपको न्यूमेरिकल करके दिखाया था वही चीज़ आ गई, एक बार आई को 0, एक बार बी को 0, यहाँ से हमारे पास सोल्व हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ चुका है कई बार। तो एक सेल को लेकर इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं, मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, कैसे सोल्व करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं जो हमने इंटरनल रेजिस्टेंस की एक्सप्रेशन निकाली थी। A cell of EMF 12 volt, ठीक है, is connected to an internal resistance of external resistance of 6 ohm and cell 12 volt and terminal potential difference, या सिर्फ potential difference across the cell is 8 volt या 10 volt. Find internal resistance of cell, मतलब क्या हुआ? ये सेल है 12 वोल्ट की, इंटरनल लगा हुआ है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना? 6 ओम, ठीक है। और जब करंट फ्लो करेगा तो V भी दिया हुआ है 10 वोल्ट। तो बेटा R बताना है, बात समझ में आ गई? तो क्या फॉर्मूला होता है? V इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो V कितना है भाई? 10, E कितना है? 12, I कितना है? यहाँ पे I कितना है नहीं पता, R निकालना है, ठीक है। I निकाल लो। I क्या होता है? E अपॉन में R प्लस R। I क्या होता है? E अपॉन में R प्लस R लगाओ। तो I कितना है नहीं पता, E कितना है 12, R कितना है 6, ये हो गया इंटरनल। इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो 10 इक्वल टू 12 माइनस 12 अपॉन में 6 प्लस R इंटू R। समझ गए मेरी बात? तो 12 R 6 प्लस R और 12 माइनस 10, बात समझ में आ गई ना आपको? ठीक है, ये कितना बच गया? 2। तो यहाँ देखेंगे 12 R 6 प्लस R इक्वल टू 2 से ये कटेगा 6, तो ये हो गया 6 R इक्वल टू 6 प्लस R। R को इधर ले आओ, 6 R माइनस R इक्वल टू 6, तो ये आ गया बेटा 5 R इक्वल टू 6, तो R इक्वल टू 6/5, R इक्वल टू 1.2 ओम। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो अगर कोई क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे रखा हो, EMF दे रखा हो, टर्मिनल पोटेंशियल दे रखा हो, इंटरनल पूछा हो, तो V इक्वल टू ई माइनस आई आर लगाओ, I निकाल के पुट कर दो, सॉल्व करेंगे तो मेरे पास इंटरनल आ जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन किसी भी टाइप से नीट में, जेईई मेंस में या बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स।